हेलो एवरीवन। एक और क्वेश्चन हम आपके इंश्योरेंस क्लेम्स का डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है सबने। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। On 31st March 2011, a fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. Concern has taken out an insurance policy of 60,000 which was subject to average clause. From the books of accounts, following particulars are available for the period 1st Jan to 30th March. Stock as per balance sheet on 31st December 2010. 95,600 purchases including purchase of machinery costing 30,000, 1,70,000 wages including wages for installation of machinery 3,000 rupees, 50,000 sales including goods sold on approval basis amounting to 49,500 rupees, 2,75,000. No approval has been received in respect of 2/3 of such goods. Average GP ratio is 20% on sales. Goods salvage 12,300. Calculate the amount of claim. अच्छा, जीपी रेशियो दे रखा है आपको, तो सीधे करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कब से शुरू होगा? ये कैलेंडर ईयर है, 1 Jan 2011 से डेट ऑफ फायर 30 मार्च 2011 तक। चलो, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, दे रखा है आपको 95,600। फिर परचेसेस, इनर कॉलम में लिखना 1,70,000। अच्छा, इस परचेजेस में आपने ना मशीनरी की परचेजेस 30,000 इंक्लूड कर दी है, जबकि आपको पता है मशीनरी की परचेजेस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, बैलेंस शीट में जाता है। तो माइनस कर दो मशीनरी 30,000, तो नेट परचेज बची 1,40,000। फिर वेजेस हैं 50,000, जिसमें से 3,000 की वेजेस मशीनरी के इंस्टॉलेशन की है, तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। मशीनरी से रिलेटिंग कितने की वेजेस है? 3,000 की, तो 47,000। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमने रिमूव कर दिए। अब आ जाओ सेल्स, इंपॉर्टेंट, ये समझनी मेरी बात सबने, ये समझना है सबने ध्यान से। वर्किंग नोट सेल्स। अच्छा, पढ़ना जरा, मेरे को बताओगे सेल्स आपको कितनी दे रखी है? 2,75,000। सेल्स 2,75,000। पता है, सेल्स को अगर मैं डिवाइड करूं ना, तो मुझे सेल्स के ना दो पार्ट नजर आते हैं। ब्रैकेट्स में पढ़ना, इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500। तो 2,75,000 में से गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कितने के हो गए? 49,500 के हो गए आपके गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बाकी को हम कह सकते हैं अदर सेल्स। तो 2,75,000 में से गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, तो बची 225,500, वो आपकी अदर सेल्स आ गई। पता है, अब आपने ना ये गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें ना मुझे एक बार बताना, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको केस। देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल बना के बता रहा हूं आपको। ए है और बी है। ए सेलर है और बी बायर है। पता है, जो ए है ना, इसने क्या करा, इसने बी को कुछ सेल्स करी, इसने बी को कुछ सेल्स करी, ठीक है, 1,00,000 रुपए की सेल्स करी। लेकिन ना बी ने ए से क्या कहा कि देख भाई, तुझे मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, पहले मैं इन गुड्स को यूज करके देखूंगा, अगर ये गुड्स मुझको सैटिस्फैक्टरी लगते हैं तो मैं तुझे अप्रूवल दे दूंगा कि हां मुझे ये गुड्स पसंद है, और अगर ये गुड्स मुझे सैटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं तो मैं तुझे गुड्स वापस कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है। ए ने कहा
एक बार बता, तुझे परखने के लिए कितने दिन का समय चाहिए? उसने कहा कम से कम 1 महीना तो दे मेरे को। ए ने कहा ठीक है। ए ने कहा मैं तुझे 1 महीना देता हूं इन गुड्स को यूज करने के लिए, ठीक है। अगर 1 महीने में, बात सुनना मेरी, अगर 1 महीने में तुझे गुड सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो तू मुझे उसका अप्रूवल दे दियो। अगर तुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगते तो तू उन गुड्स को क्या कर दियो? रिजेक्ट कर दियो, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे ना एक बात जानना चाहता हूं। अब इसमें ना होता क्या है, ए जब बी को सामान बेचेगा ना अप्रूवल पे, तो ए भेजते ही इसको ट्रीट कर लेगा एज ए सेल्स। मतलब वो अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा बी डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपए। वो गुड्स को भेजते ही उसे क्या ट्रीट कर लेता है? अपनी सेल्स ट्रीट कर लेता है। फिर सुनो, फिर बी यूज करके देखेगा, ठीक है। अब देखो बात समझना मेरी, ऑप्शन समझो। पहला ऑप्शन है बी ने यूज करके देखा और उसे गुड्स क्या लगे? सेटिस्फैक्ट्री। तो वो गुड्स का क्या दे देगा? अप्रूवल। अब सुनो, क्या अप्रूवल के टाइम पे कोई एंट्री पास होगी? सबने पढ़ा हुआ है ये, तो मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं। अप्रूवल के टाइम पे क्या कोई एंट्री पास होती है? नहीं। पहले बताओ क्यों? क्योंकि ना सेल्स की एंट्री तो आप तभी पास कर चुके थे जब आपने ये गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे। तो अप्रूवल के टाइम पे आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पास हो चुकी है। सेकंड बात, उसने गुड्स को क्या कर दिया? रिजेक्ट एंड रिटर्न। अब मुझे एक बात बताओ, आपने जब अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे तो इसको क्या माना था? सेल्स। अब जब उसने रिजेक्ट कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो अब क्या मान लो? सेल्स रिटर्न। एंट्री को क्या कर दो? रिवर्स। क्या एंट्री बनाऊंगा? सेल्स रिटर्न डेबिट टू बी 1 लाख रुपए। लो, अच्छा अब तीसरा है नो कंफर्मेशन। बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तीसरा है नो कंफर्मेशन। अब हुआ क्या, हमने उसे जवाब देने के लिए 1 मंथ का समय दिया था। उसने क्या करा? गुड्स को यूज करा, लेकिन उसने ना कोई जवाब नहीं दिया। रीजन समझो उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। एग्जांपल दूं आपको। सपोज मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, 1 जन 18 से 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 18, सॉरी, मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूं। पता है आपने ये गुड्स उसको कब भेजे थे? 15 दिसंबर 18 को भेजे थे आपने ये गुड्स। तो मुझे एक बात बताओ, 15 दिसंबर को आपने उसको ये गुड्स भेजे थे और पीरियड दिया था उसको 1 महीना। तो एक बार बताओ, 15 दिसंबर 18 को दिए थे से 1 महीना देखें तो कब तक आता है? 15 दिसंबर 19 तक आता है। यानी मेरे को बताओ हुआ क्या है? ये जो 1 महीने का पीरियड है ना, ये खत्म होगा उसका 15 दिसंबर 19 को, और पीरियड खत्म होने से पहले ये साल खत्म हो गया, एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 18 को तो ये साल ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ना 31 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 18 तक उसने आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जितना पीरियड आपने उसको दिया था ना, इट इज येट टू एक्सपायर। पीरियड इज येट टू एक्सपायर, मतलब पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में ना जो रूल है वो क्या कहता है, आप इस 1 लाख को तब तक सेल्स नहीं मान सकते जब तक कस्टमर का क्या ना आ जाए? अप्रूवल ना आ जाए। अब सुनो, लेकिन गलती आपने क्या कर रखी है? आपने उसे इस साल सेल्स मान लिया, जबकि कस्टमर का अप्रूवल इस साल नहीं आया। समवेयर बताओ कस्टमर का अप्रूवल कब आएगा? अगले साल आएगा कस्टमर का अप्रूवल। तो याद रखना, आप इस 1 लाख को सेल्स इस साल की मान ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रूवल
इस साल नहीं आया है, अप्रूवल समवेयर कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो मुझे बताओगे, मुझे पहली एंट्री यहां पर क्या करनी पड़ेगी, सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स डेबिट टू बी। दोबारा समझो, क्यों सेल्स को रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि ना ये इस साल की सेल्स नहीं है, ये उस साल की सेल्स होगी जिस साल अप्रूवल आएगा, और अप्रूवल इस साल नहीं, अप्रूवल तो अगले साल आएगा, तो अगले साल ट्रीट करेंगे इसको एज सेल्स। अच्छा, दूसरी बात, लास्ट बात, अब मुझे एक बात बताओ, याद है एक बात और मैंने बताई हुई है कि सेल्स में और क्लोजिंग स्टॉक में ना हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स मतलब जो सेल जो बिक गया वो स्टॉक में नहीं हो सकता, और जो नहीं बिका वो फिर स्टॉक में होगा। अब ये बताओ, ये 1 लाख सेल्स नहीं है इस साल की, दिस इज नॉट सेल्स ऑफ करंट ईयर। अब एक बताओ, अगर इस साल की सेल्स नहीं है तो फिर इस साल के कहां पर होगा, स्टॉक में। लेकिन स्टॉक इन हैंड नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास थोड़ी ना पड़ा है, ये स्टॉक तो किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास। तो हम इसे स्टॉक इन हैंड की जगह क्या कहते हैं, स्टॉक विद कस्टमर। और एक बात याद रखना, स्टॉक विद कस्टमर इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ही डिफरेंस होता है कि ये वाला स्टॉक आपके पास नहीं पड़ा, आपके कस्टमर के पास पड़ा है। और बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड पे। तो एंट्री बनाओ, इसकी क्या बनती है, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और एक बात याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैल्यू दिखाओगे, 1 लाख, 1 लाख मत दिखा देना, 1 लाख तो उन गुड्स का क्या है, सेलिंग प्राइस, जबकि स्टॉक हमेशा किस पे आता है, कॉस्ट पे आता है। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब इस पॉइंट को ना जरा इधर इंप्लीमेंट करते हैं। अब सुनो मेरी बात, सुनो, पढ़ना जरा। उसने कहा है नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ सच गुड्स। अब सुनो, अब ना दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कंफर्मेशन अप्रूवल आ गया, कंफर्मेशन रिसीव्ड, या फिर कंफर्मेशन नहीं आया, नो कंफर्मेशन रिसीव्ड। पहले तो कितने का कंफर्मेशन नहीं आया, 2/3 का कंफर्मेशन नहीं आया, इसका मतलब 1/3 का तो आ गया ना। तो 49,500 का 1/3 करो, 16,500 के गुड्स का कंफर्मेशन आ गया, और 33,000 के गुड्स का कंफर्मेशन नहीं आया। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, जिन गुड्स का कंफर्मेशन आ गया उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपकी सेल्स बन जाएंगी, और जिन गुड्स का कंफर्मेशन नहीं आया, एक बात तो पक्की है, उन्हें आप सेल्स नहीं मान सकते, तब तक नहीं मान सकते जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए। और एक बात जो मैंने अभी आपको बताई, अगर ये 33,000 सेल्स नहीं है तो फिर ये 33,000 होगा स्टॉक, लेकिन स्टॉक इन हैंड नहीं है, क्या है, स्टॉक विद कस्टमर्स। और याद रखना, स्टॉक को हमेशा किस पे शो करते हो, कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कैसे आएंगे, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो कॉस्ट आ जाएगी ना। क्या है इनका सेलिंग प्राइस, 33,000, प्रॉफिट परसेंटेज देखना कितना था, 20% ऑन सेल्स, तो 33,000 का 20%, 6,600 का प्रॉफिट, तो 26,400 की क्या आती है, कॉस्ट। ठीक है, चलो अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, सुनो सुनो, ये देखो, ट्रेडिंग काउंट के बाय साइड पे क्या नहीं है, सेल। चलो एडअप करके बताओ सेल कितनी है, ये 16,500 सेल है, और ये 2,25,500 तो सेल है ही है, तो सेल आ जाती है 2,42,000 की, सेल 2,42,000 की। ठीक है, फिर सेल के अलावा जो स्टॉक विद कस्टमर है वो आ जाएगा बाय साइड पे। क्या एंट्री बनवाई थी मैंने स्टॉक विद कस्टमर्स की, स्टॉक विद कस्टमर्स डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट 26,400 का। फिर जीपी आएगा टू साइड पे, 20% ऑन सेल्स, तो 2,42,000 का 20%, 48,400 का जीपी, बस स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर निकाल लो।
62,600, ये आ गया आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600। बस अब बताओ सेकंड स्टेप मेरा क्या था, एक्चुअल लॉस कैसे निकालते हो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 माइनस स्टॉक सैल्वेज 12,300, तो एक्चुअल लॉस आ गया 50,300 का। थर्ड क्या होता है, एवरेज क्लॉस। एवरेज क्लॉस तब आता है जब अंडर इंश्योरेंस होता है। अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कितने की पॉलिसी है 60,000 की, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600। तो फिर से अंडर इंश्योरेंस का केस है, क्लेम का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ पॉलिसी 60 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 इनटू एक्चुअल लॉस 50,300। 48,211, बस आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा 48,211 का। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।